Hello dear students, good evening to all of you. As I have dictated earlier, जैसा पहले कहा गया था कि शेक्सपियर महोदय के जो 37 प्लेज हैं उनके बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो उनके बारे में जो डिस्कशन चल रहा था, जो कैटेगरी ऑफ शेक्सपियर प्लेज अकॉर्डिंग टू दियर थीम, विषय वस्तु के हिसाब से जो डिस्कशन चल रहा था, तो आपने पहले क्या देखा, फर्स्ट में ट्रेजेडीज, जिसको रोमांटिक ट्रेजेडीज, रोमांटिक कॉमेडीज, रोमन प्लेज, हिस्टोरिकल प्लेज, इनके बारे में सेपरेट डिस्कशन हो चुका था कि व्हाट आर द की नोट्स ऑफ दीज प्लेज, व्हाई दे आर सो पॉपुलर, एंड लेफ्ट अ फुट बैक टू ऑल द रिमार्केबल, ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आर यू कैन से नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बट इवन द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कुल मिला के अगर देखें शेक्सपियर जी के नाटकों की क्या वह विशेषता थी जो केवल इंग्लिश लिटरेचर के प्लेज इनके पीरियड के हों या अन्य किसी भी युग के हों, सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया पॉपुलैरिटी में, लोकप्रियता में। जैसा कि आप जानते हैं कि हैमलेट इज रिगार्डेड द मोस्ट पॉपुलर प्ले ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सिंस इट्स कंपोजिशन टिल 19th सेंचुरी। हैमलेट जब से लिखा गया तब से लेकर के 19वीं शताब्दी तक शेक्सपियर जी का सबसे लोकप्रिय नाटक माना जाता था। 19वीं शताब्दी में कौन सा हो जाता है, किंग लियर हो जाता है। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर बिकेम द मोस्ट पॉपुलर प्ले। 20th सेंचुरी में अगर आपने पढ़ा होगा तो मिसेस डाल्वे, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डाल्वे हो गया, या स्ट्रेट हेनरिक इब्सन का आपने पढ़ा होगा डॉल्स हाउस, यह हो जाते हैं। तो चले देख ले। अब जो लास्ट पीरियड हमारे सामने था, जिसके बारे में कल के वीडियो में कहा गया था, क्योंकि यहीं से रोमांटिक रोमांसेस, रोमांट पे डिस्कशन होगा, इसके बाद रोमांटिक पोएट्री जैसा कि कहा गया था। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वह क्या है, विलियम शेक्सपियर फोर्थ पीरियड जिसे क्या कहा जाता है, ऑन द हाइट। किसने डिक्लेयर किया, एडवर्ड डाउडेन महोदय ने कहा कि इट वॉज अपेक्स इन द लिटरेरी या ड्रामेटिक लाइफ ऑफ शेक्सपियर। यह जो फोर्थ पीरियड है यह क्या है, यह द पीरियड ऑफ अपेक्स कह सकते हैं, when there was no rival in the dramatic career of Shakespeare। वैसे राइवल तो हमेशा होते हैं, आप कुछ करेंगे तो भी राइवल्स आपको मिलेंगे और कुछ ना करेंगे तो भी मिलेंगे, लेकिन यह ऐसा पीरियड था कि when there was no great rival in the dramatic career of Shakespeare and Shakespeare was alone the champion in the field of Jacobean drama। अगर एलिजाबेथन ड्रामा में कहें तो शेक्सपियर जी के लिए हो सकता है कि नॉट देयर वाज द ओपन कंपटीशन, ओपन चैलेंज हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट चैलेंज तो था ही। यूनिवर्सिटी बिट्स उस समय पे थे, तो एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर को इट वाज टफ टू सर्वाइव, बट ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड ही लेफ्ट अ फुट बैक टू एवरी ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द डे। जैकोबियन पीरियड में जो भी ड्रामेटिस्ट थे ले दे करके, वो चाहे बेन जॉनसन रहे हों, चाहे फ्लेचर ब्रदर्स रहे हों, ये सब कहीं ना कहीं तो दे वर इन्फीरियर इन रैंक एंड डिस्पोजिशन टू शेक्सपियर। तो यह जो पीरियड है इनका ड्रामेटिक कैरियर का, उसे क्या कहा जाता है, द फोर्थ पीरियड कहा जाता है। अब यह जो फोर्थ पीरियड है यह क्या है, इसको हम द पीरियड ऑफ द ड्रामेटिक रोमांसिस कहते हैं, इसको हम द पीरियड ऑफ द ड्रामेटिक रोमांसिस कहते हैं। तो अब हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एक हमारा क्या है कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द ड्रामेटिक, व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रामेटिक। तो ड्रामेटिक शब्द आप जानते हैं यह क्या है, यह ड्रामेटिक शब्द जो है वह क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज़ यूज टू क्वालिफाई द रोमांसेस नाउन का काम करता है यहाँ पे। तो जो ड्रामेटिक टर्म है इसका मतलब होता है कि जस्ट लाइक टू ड्रामा बट नॉट द ड्रामा इन इट्स रियल सेंस, नाटक की तरह। ध्यान दीजिएगा, शेक्सपियर ड्रामेटिक रोमांसेस आर नॉट रिगार्डेड प्योर ड्रामा, जस्ट लाइक टू हिज फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, रोमांटिक कॉमेडीज, रोमन प्लेज। ढेर सारी विसंगतियां हैं जिसे इन्हें कंप्लीट प्लेज नहीं कहा जाता है, इन्हें रोमांसेस कहा जाता है। तो पहला चीज हमने देखा ड्रामेटिक मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक टू ड्रामा बट नॉट द ड्रामा इन इट्स रियल सेंस, नाटक की तरह लेकिन नाटक नहीं। क्योंकि आप इसके सिवा देखें द टर्म ड्रामेटिक एज एन एडजेक्टिव इज ऑल्सो यूज एंड द फील्ड ऑफ पोएट्री। जब आप ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ते हैं, जब आप ड्रामेटिक आयरोनी पढ़ते हैं तो वहाँ पे यह टर्म एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है। जो टर्म ड्रामेटिक है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ड्रामेटिक मीन्स क्या हो गया, जस्ट लाइक टू ड्रामा
बट नॉट द ड्रामा इन इट्स रियल सेल्फ। अब ये नाटक की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज दे आर द रोमांसेस, दे आर द रोमांटिक थ्रिलिंग सेंसेशनल स्टोरीज composed to give some very practical and moral lesson to the spectators and the readers। चाहे आप पाठक हो, चाहे आप दर्शक हो, कहीं न कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए शेक्सपियर महोदय ने इनको लिखा। इनको देखें, दे आर रिगार्डेड द अपेक्स और द जेनिथ ऑफ शेक्सपियर्स इंटेलेक्चुअलिटी। यह अपेक्स या जेनिथ कहे जाते हैं। तो यह जो रोमांस शब्द है, यह देखें तो यह रोमांस जो शब्द है, यह किस भाषा के शब्द से लिया गया? यह फ्रेंच शब्द है, जिसे कहा जाता है, यहाँ जो रोमांस है उसे क्या कहा जाता है? रोमांटिक कहा जाता है। अब रोमांटिक यह टर्म जब इजाद किया गया फ्रेंच शब्द में, ROMANTIQUE, वहाँ लिखा है ROMANTIQUE। तो वास्तव में जब यह टर्म इजाद किया गया था तो किसके लिए? फिक्शन के लिए इजाद किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह टर्म फिक्शन के लिए इजाद का मतलब सॉरी हमारा यूज से है, क्योंकि यह टर्म एक्चुअली कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज का टर्म है। तो यह कहाँ यूज हुआ था पहली बार? इन द फील्ड ऑफ फिक्शन। ऐसा फिक्शन जो हाईली इमेजिनरी था, हाईली सब्जेक्टिव था, हाईली इंडिविजुअल था, हाईली इमोशनल था, उसे क्या कहा जाता था? उसे रोमांटिक कहा जाता था। रोमांटिक। अब देखें, यह जो रोमांटिक शब्द है, यह जो फ्रेंच शब्द है रोमिनस, यह जो फ्रेंच शब्द है वह क्या है? ROMANICUS, ROMANICUS। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कहते हैं कि जब कभी भी हमारे वीडियो को देखें तो आप साथ में एक नोटबुक पेन लेकर के बैठें। तो यहाँ पे यह जो फ्रेंच वर्ड है, यह शब्द कौन सा है? आपको बताया गया है फ्रेंच है। और यह फ्रेंच जो लिया गया है वह कौन सा शब्द से? लैटिन से लिया गया है। वह लैटिन से लिया गया है। दोनों में अंतर भी समझिए। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जॉन मिल्टन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है कि मिल्टन वाज द मास्टर ऑफ फॉलोइंग या फॉलोइंग 5 यूरोपियन लैंग्वेज। इन भाषाओं के ज्ञाता थे। तो दोनों दिया जाता है, लैटिन और इटालियन। तो वहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है लैटिन क्या है। द टर्म लैटिन इज यूज फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट रीजनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। यह जो टर्म लैटिन है, जो ऑल द इम्पोर्टेंट टंग्स हैं लैटिन के, उनको के लिए होता है। यह जो आपको सॉरी इटालियन है। और लैटिन क्या है? लैटिन तो नेशनल टंग है, बाद में डिक्लेयर हुई है। तो जो इटालियन शब्द है वहाँ से लिया गया, इसे रोमैनिकस कहा गया। अब देखें, रोमैनिकस का मतलब क्या होता था? इसको किसके लिए? इसका एक भाव निकलता था। रोमैनिकस बराबर क्या हो गया? पर्टेनिंग टू रोम। रोमैनिकस बराबर क्या हो गया? पर्टेनिंग टू रोम हो गया, जो कि रोम से जुड़ा हुआ है। अब यह लैटिन भाषा का शब्द। एक शब्द और होता है रोमांज, ROMANZ। ध्यान रखिएगा, वह शब्द क्या होता है? वह है रोमांच। जो रोमांच है फ्रेंच वर्ड है ROMANZ। यह क्या है? यह फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर होता है। तो कुल मिलाकर के जो शेक्सपियर महोदय के ड्रामेटिक रोमांसेस हैं उनको देखें, वह क्या हैं? तो दे आर द सेंसेशनल, इंडिविजुअल, इमेजिनरी, मिथोलॉजिकल स्टोरीज। अभी तक देख लें, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो शेक्सपियर हैज नॉट मोस्टली यूज द मिथ्स एंड सिंबल्स इन हिज प्लेज। अपने नाटकों में मिथोलॉजिकल थीम को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। 2-4 को अगर आप छोड़ दीजिए, जैसे किंग लियर को देख लीजिए। किंग लियर को अगर छोड़ दीजिए तो पहली बार द मिथ एंड सिंबल्स आर क्लियरली विजिबल इन शेक्सपियर्स प्लेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के जो नाटक हैं, अब हम उनको देखते हैं कि वह कौन कौन हैं। तो नंबर 1 पे क्या आता है? पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर, 1608 का यह प्ले है। अब पेरिक्लीज को देख लें कि पेरिक्लीज इज ऑलरेडी सेंटर्ड ऑन द फॉकलोर्स मिथोलॉजिकल स्टोरीज। यह जिस पे लिखा गया है, और ढेर सारी फॉकलोर्स हैं, जो गॉडेस हैं, जो टेम्पल है, माने देवी का जो वर्णन है और मंदिर का जो वर्णन है, या जितनी भी स्टोरीज दी गई हैं अबाउट पेरिक्लीज, तो वह क्या है? परहैप्स दे आर टेकन फ्रॉम द फॉकलोर्स। सिम्बेलिन को देख लीजिए, नंबर 2 पे आता है सिम्बेलिन, इनको देख लीजिए। तो जो सिम्बेलिन है वह भी क्या है? मिथोलॉजिकल स्टोरी है। दूसरी तरफ देखते हैं, आपका द विंटर्स टेल हो गया 1610 to 1611, और नेक्स्ट क्या हो गया? आपका द टेम्पेस्ट हो गया। तो यह क्या है? दीज आर द 4 प्लेज
which are categorized by Dowden under the title ड्रामेटिक रोमांसेस। अब इस पीरियड की जो करेक्टरिस्टिक्स है अगर उसको हम देखते हैं, जो लास्ट पीरियड है जिसे ऑन द हाइट्स कहा जाता है, जो करेक्टरिस्टिक है वह आपको बताया गया। वह नंबर 1 क्या है? द यूज ऑफ मिथ, सिंबल, लीजेंड्स, फोकलोर्स ईटीसी। इस पीरियड की जो करेक्टरिस्टिक है फोर्थ पीरियड की, वह क्या है? वह मिथ है, लीजेंड्स हैं, फोकलोर्स हैं। नेक्स्ट सिंबॉलिक कैरेक्टर। पहली बार शेक्सपियर महोदय ने सिंबॉलिक कैरेक्टर को दिया है कि हु आर नॉट प्रेजेंट रियल, परहैप्स शायद वह पात्र नहीं हैं जिनको यहाँ पे दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पात्रों को देख लीजिए जिसे कहा जाता है एरियल, जिसे कहा जाता है सिकोरेक्स, जिसे कहा जाता है कैलिबन। तो एरियल को आपने पढ़ा है, तो एरियल को यहाँ पे आप देखते हैं। दूसरी तरफ कैलिबन को देखते हैं, यह हो गए। तीसरी तरफ अगर यहाँ पे देखें तो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप, यूज ऑफ मिथ एंड सिंबल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वह क्या है? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप। शेक्सपियर महोदय ने दिखाया है कि डोंट रिलाई ब्लाइंडली ऑन द नेचुरल ह्यूमन रिलेशंस बिकॉज द नेचर ऑफ मैन इज बीइंग ट्विस्टेड अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है स्वभाव बदलता जा रहा है। अब जो हमारे नेचुरल ह्यूमन रिलेशंस थे उनमें भी ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। आप किसी को देख लीजिए, किसी भी प्ले को देख लीजिए, अगर विंटर्स टेल की स्टोरी आपको याद है तो जेलसी अराइजेस इन द माइंड, इन द हार्ट ऑफ द किंग लियोन्टिस अगेंस्ट हिज वाइफ। तो ये सेंटर्ड है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप। दूसरा सर्च फॉर आइडेंटिटी या सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन इज आल्सो अ की नोट ऑफ दिस प्लेज। इस पीरियड के जो नाटक हैं सेल्फ रियलाइजेशन भी उनकी एक बहुत बड़ी थीम है, सर्च फॉर आइडेंटिटी है। कैलिबन को लगता है कि हु आर दीज पीपल हु हैव सर्च माय आइलैंड, जिसने मेरे द्वीप पे कब्जा किया, यह कौन है? तो सर्च फॉर आइडेंटिटी। रोमांटिक आइडियलिक थीम्स, रोमांटिक और आइडियलिक थीम्स इस पीरियड में। 2 पॉइंट और शेक्सपियर महोदय के इस पीरियड के जो प्लेज हैं इन्हें द प्लेज ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन कहा जाता है। द प्लेज ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन कहा जाता है बिकॉज थ्रू दिस प्लेज शेक्सपियर सर्च आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस मॉर्टल अर्थ। इट डजंट रिमेन इन द ह्यूमन टाइप। अगर देखें मानव जीवन का यथार्थ क्या है तो शेक्सपियर महोदय ने इस पीरियड के नाटकों में उसको सर्च किया कि इफ रियली यू वांट टू लिव अ प्लेजरेबल लाइफ तो आपके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो फॉरगिवनेस, आप दूसरे को क्षमा करना सीखें। जो फॉरगिवनेस में जॉय है वह रेवेंज में जॉय नहीं है। रेवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रेवेंज को देखें तो इसे कहीं ना कहीं प्रिमिटिव सोसाइटी या वाइल्ड जस्टिस कहा जाता है, या जो इलिटरेट पीपल हैं, इम्प्रैक्टिकल पीपल हैं, उनका जस्टिस कहा जाता है। तो एक तो फॉरगिवनेस इसमें छूट गया है। शेक्सपियर महोदय ने कहा कि फॉरगिवनेस। दूसरा रिकंसिलिएशन, ट्राई टू एडजस्ट बिटवीन द जस्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ लाइफ बिकॉज यू आर अ रियलिटी ऑफ दिस अर्थ एंड बिहाइंड यू एवरीथिंग इज इमेजिनरी। ये ईश्वर, ये भगवान, ये स्वर्ग, ये नर्क, ये सब सारी कल्पनाएं हैं। शेक्सपियर जी ने कहा कि ये सब सारी कल्पनाएं हैं। अगर आपको वास्तव में सुख में जीवन जीना है तो देन ट्राई टू एडजस्ट विद जस्ट अपोजिट कंडीशंस ऑफ लाइफ। जिंदगी में कहीं से भी कहीं न कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है। रिकंसिलिएशन, आपको समझौतावादी होना पड़ता है। आप जितना विपरीत कंडीशन को, जितना आपके अंदर डिजायर ऑफ एडाप्टेशन है, विपरीत परिस्थिति में आप जितना बढ़िया सामंजस्य बना लेते हैं, आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी, उतनी ही सुंदर होती, उतनी ही अच्छी, उतनी ही सुंदर होती है। तो ले दे करके जो शेक्सपियर महोदय का पर्पस था वह क्या था? वह फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन था। अब चलें देख लें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया जा रहा है। ये संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर है। ढेर सारे बच्चे कहते हैं कि हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, आपसे संपर्क कैसे करें। तो प्रतिदिन वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर होता है। बैचेस के बारे में पूछते हैं, कौन सा नया बैच है, तो जो नया बैच है वह भी आपको बताया गया। एक हमारा सबसे पॉपुलर इस समय का रिवीजन बैच है। यह रिवीजन बैच आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है। आप चाहे टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के हों, यह सबके लिए प्रॉफिटेबल है। आप चाहे टीजीटी के हों
या आप चाहे क्या हो पीजीटी के हो, यह सब के लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि डिटेल में डिस्कशन कराया जाता है। दूसरा, जो आपकी ग्रेड प्रॉब्लम होती है यह दोनों के लिए है, ऐसे ही लिख दिया जाता है। दोनों से हमारा तात्पर्य क्या है, टीजीटी और यह क्या है पीजीटी के लिए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बैच है वह सुपर 30 बैच, वह क्या है सुपर 30 बैच है। अब जो सुपर 30 बैच है इसमें डिटेल डिस्कशन होता है। आज भी काफ़ी बच्चों का आया इंक्वायरी की एडमिशन लेते हैं, वह पूछते हैं प्रोसेस। तो सुपर 30 बैच में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है वह देख लें। एक तो मैंने 10% लिखा है, ध्यान रखिएगा, इसको आप 70%, 10% डिडक्शन इन द फी है। यह क्या है डिडक्शन इन फी, ये 10% लिखा गया है। दूसरा, इसमें आपको क्या है, इसमें पीडीएफ नोट्स है। ये क्या है पीडीएफ, आपको इसमें नोट्स मिलता है कंप्लीट। तो यह आपके लिए प्रॉफिटेबल है। पीडीएफ आप जहां हैं वहीं आप इसको निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पर संडे टेस्ट सीरीज, पर संडे टेस्ट, इसमें क्या मिलता है, अब जो टेस्ट होता है वो सब के लिए होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन के हैं देन यू कांट, ये पर संडे टेस्ट हो गया तो आप रिवीजन के हैं तो आप उसमें भागीदारी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी संस्था में पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें पीडीएफ नोट्स मिलता है। एक जो आपके लिए और अच्छा बैच है वह आपका बैच कौन सा होता है, जो कि आपको इसके पहले बताया गया था, वह क्या है, चले इनको ऊपर कर दिया जाता है, तो वह आपके लिए सबसे अच्छा जो है वह क्या रिकॉर्डेड वीडियो बैच है। रिकॉर्डेड वीडियो बैच की क्वालिटी क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो बैच की जो क्वालिटी है वह क्वालिटी क्या है कि उसमें कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा मैंने उसमें आपको बताया था, उसमें पर संडे टेस्ट हो गया, तो अब हमने उसमें रिकॉर्डेड वीडियो बैच जो हमारा है RECOR, रिकॉर्डेड वीडियो बैच, रिकॉर्डेड वीडियो बैच, तो मैंने इसमें आपको 70% डिडक्शन बताया था। आज भी कई बच्चे कह रहे थे कि कन्फ्यूजन है, तो डोंट बी कन्फ्यूज, यह रिकॉर्डेड वीडियो बैच है। वो क्लास नोट्स की भी फैसिलिटी पहले नहीं थी, अब दिया जाता है। बच्चे बाहर के होते हैं, उनका कहना होता है कि अगर हमको नोट्स मिल जाता तो ठीक था, आई कांट बी देयर, हम वहाँ नहीं आ सकते हैं, तो आप नहीं आ सकते हैं तो आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। तो यह जो रिवीजन बैच है ध्यान रखिएगा यह दोनों का है, यह टीजीटी और पीजीटी दोनों का है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है क्योंकि इसकी इतनी मिनिमम मैंने फीस रखी है। कंप्लीट कोर्स की जो इसकी फ़ी है वह कितना है यहाँ लिख दिया जा रहा है 1999 ओनली, 1999। अब जो सुपर 30 बैच है यह भी दोनों है, इसमें दोनों हैं क्या टीजीटी और क्या है पीजीटी। आप इसके बारे में पूछ रहे थे तो ध्यान रखिएगा ये जो मैंने 10% डिडक्शन रखा है वह किसमें है, इसमें है, इसमें पीडीएफ नोट्स और ये फैसिलिटी आपको दी गई है। उसके बाद देखें ये पर संडे टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड वीडियो बैच, यह रिकॉर्डेड वीडियो जो बैच है इसमें भी क्या है, इसमें भी टीजीटी और क्या है पीजीटी है। अब जो आपको 70% डिडक्शन की बात कही गई थी फिर से सुन लीजिए, वह क्या है, वह 70% डिडक्शन जो है यह रिकॉर्डेड वीडियो बैच में, यह रिकॉर्डेड वीडियो बैच में है। तो ध्यान रखिएगा अगर इनमें से आप में से कोई भी लेना चाहता है तो अभी आपका एग्ज़ाम में पर्याप्त वक्त है। वक्त का मतलब है नॉट बिफोर द लास्ट ऑफ अप्रैल आर में। और यह जो हमारे दोनों बैच हैं, जो रिवीजन बैच है, जो रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच के सिवा जो सुपर 30 है यह उसके पहले कंप्लीट हो जाएंगे।
रिकॉर्डेड वीडियो बैच की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि एज मच यू कैन डू लेबर, जितना मैक्सिमम आप लेबर कर सकते हैं उतना मैक्सिमम उससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप बैच को परचेज करते हैं तो एक तो ऑलरेडी 70% ऑफ है, जैसे आप बैच को परचेज करते हैं ग्रुप में जुड़ते हैं तो सारे वीडियोज आपको मिल जाते हैं। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप बात कर लें, जो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, बात करने के बाद ही पेमेंट करें, बात करने के बाद ही पेमेंट करें, ऐप के थ्रू पेमेंट न करें। जो संस्था के द्वारा QR कोड दिया जाता है आप उसी में पेमेंट करें। तो चलें, आज की ये क्लास प्लस इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। आशा करते हैं कि कहीं न कहीं से आपको प्रॉफिट मिला होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, जैसा कि कल बताया गया था, वह किसके बारे में होगा? वह रोमांटिक एज के बारे में होगा, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एज। So we will discuss on it tomorrow. Today, bad adieu to you. Good night. Best of luck to all of you. Bye.